हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते कौन हैं? अगर मैं क्रक्स में आपसे बात करूं तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बोर्ड अपॉइंट करता है। और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इनका नाम है इंडिपेंडेंट, इनका कोई लेना देना नहीं होता कंपनी से। ना तो ये कंपनी के एमडी होल टाइम डायरेक्टर कुछ भी नहीं होते, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे नॉमिनी डायरेक्टर्स तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह भेज देते थे साथ में कि आप ध्यान रखो। एडिशनल जो डायरेक्टर होते थे वो डायरेक्टर्स रख लेते थे, ऑल्टरनेट जब कोई बाहर इंडिया के चला गया तो उसकी जगह पर रखते थे। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक जिनका कोई कंपनी में जहाँ वो शेयर होल्डर है, जिसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं, तो इसको इसलिए इन डायरेक्टर्स को इसलिए रखते हैं ताकि कि फेयर व्यू दे सके, एक फेयर डिसीजन ले सके कंपनी के हक में। बिकॉज जो डायरेक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो ये देखा जाता है कि वो अगर बायास्ड डिसीजन लेंगे जो कि कंपनी के हित में नहीं होगा, कंपनी के फेवर में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं होगा कंपनी के लिए। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैंने एक अपनी पहली वीडियो डाली थी, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स वो डायरेक्टर की होती है। डायरेक्टर की 20 डायरेक्टरशिप्स हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 10 को पब्लिक ही ले सकता है। अदरवाइज ऑल्टरनेट वाली डायरेक्टरशिप वो इंक्लूडेड होती है। ये डायरेक्टर्स है यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ हम एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे कि वो कितने कंपनी में डायरेक्टर, कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ पर है कि एक कंपनी कितने डायरेक्टर्स को रख सकती है। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो लिस्टेड कंपनीज, जो भी कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, शैल हैव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है ना? अब shall have the shall have 1/3 आएगा। जो भी कोई लिस्टेड कंपनी होती है उसका 1/3 जो होते हैं ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। 1/3 का अब कैसे है? सपोज 10 डायरेक्टर्स हैं, 10 का 1/3 करेंगे 3.333 आ गया। अब हम बंदे राउंड ऑफ करेंगे तो 3.33, तो हम 0.33 तो ले ही नहीं सकते, और मिनिमम हमने 1/3 लेना है तो हम 4 बंदे ले लेंगे। ठीक है? तो वो अपर राउंडिंग हम इसमें करेंगे। Other public companies, the central committee is empowered to prescribe certain number of independent directors in case of any class or classes of public companies taking a step in this direction. Rule 4 of the companies appointment and the qualification of the directors rules 2014 have been framed, which states that the following class or classes of companies shall have at least 2 directors as independent directors. लिस्टेड कंपनीज का तो हमने कर लिया कि ये हम टोटल का 1/3 लेंगे। बाकी वो पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड है, तो मेनली जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लिस्टेड में 1/3 और अनलिस्टेड में 2 है। आइए पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एम्पावर किया है कि कुछ सर्टेन प्रिस्क्राइब किए हैं उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनीज में। तो इसके लिए इन्होंने एक रूल फ्रेम किया है कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है? लिस्टेड में 1/3 और अदर्स में 2। जो अब बाकी के 2 हैं, ये हम कैसे देखेंगे? या तो वो पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ और मोर, कम से कम 10 करोड़ या इससे ज़्यादा होगी, तो आप उसमें 2 रखोगे। वो पब्लिक कंपनी जिसमें कि टर्नओवर 100 करोड़ और ज़्यादा होगी, उसमें भी आप 2 रख सकते हो। All such public companies which have in aggregate outstanding loans, debentures, deposits, वो जिसके 50 करोड़, यहाँ पर मोर नहीं यहाँ पर 50 करोड़ और मोर नहीं लिखा, मीन्स एक्सीडिंग, जो 50 करोड़ से ऊपर ऊपर होंगे। ठीक है? तो ये वाली हमारे पास है फ्रेम कि इनके लिए इन क्लास और क्लासेस में कंपनीज में जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस हैं, हम यहाँ पर 2 रखेंगे, अदरवाइज 1/3।
Requirement of the higher amount. Due to the composition of its audit committee, if a public company covered under the above rule is required to appoint a higher number of independent directors, such higher number of directors shall be applicable to it. क्या दिया है इसमें कि जो composition हुई है audit committee की, अगर public company उसके अंदर आती है तो उसको एक higher number of independent director भी रखने पड़ सकते हैं जो कि उसको एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑडिट कमेटी है कंसिस्ट ऑफ 3, मिनिमम ऑफ 3 विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है जो वैकेंसी बीच में उत्पन्न हो जाती है, जैसे कैजुअल वैकेंसी है। अब कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वो कौन फिल करेगा? ऑफ कोर्स वो बोर्ड फिल करेगा जल्दी से जल्दी, या फिर वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, या फिर 3 महीने विचएवर इज लेटर। बिकॉज अब आपकी आज ही बोर्ड मीटिंग, मतलब इसी महीने बोर्ड मीटिंग हो, उसी महीने कैंसिल वैकेंसी हो, इतनी जल्दी नहीं भी वैकेंसी फिल की जाती। तो इन्होंने बेसिकली आपको एक बार 3 महीने का टाइम दे दिया कि आप 3 महीने तक ढूंढो, और नहीं तो फिर बोर्ड मीटिंग तो आएगी, उसमें तो ढूंढ ही लोगे। ठीक है ना, तब तक तो इन्होंने विचएवर इज लेटर बोल दिया कि आप 3 महीने का मिनिमम टाइम हो गया, और अगर बोर्ड मीटिंग पहले आ जाएगी तो फिर आपको फिर भी 3 महीने तो हैं आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। जो भी कोई कंपनी होती है जो ऑब्लिगेटेड होती है अपॉइंट करने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, shall not be required to make an such appointment if it ceases to fulfill any of the 3 conditions related to the paid up capital। जैसे कि हमने ऊपर कंडीशंस की थी 3, एक तो थी पेड अप कैपिटल, दूसरी थी टर्नओवर, तीसरी थी आउटस्टैंडिंग लोन्स की। अब पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे को तो इन्होंने कंडीशन दे दी कि आपकी जो पेड अप कैपिटल है ना 10 करोड़ रुपीस की है। चलो आप इसको छोड़ो, आप टर्नओवर की एग्जांपल लो। अब टर्नओवर है 100 करोड़ रुपया दे दिया इन्होंने, 100 करोड़ से ज्यादा हो। अब यहाँ पर इस कंडीशन वाले में इनका ये कहना है कि सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी टर्नओवर पहले तो 100 करोड़ नहीं थी, तो मतलब वो मिनिमम 2 के डायरेक्टर में नहीं आता, कि 2 वाली स्लैब क्लास में नहीं आता। अच्छा, अब क्या हुआ, बाद में उनकी 100 हो गई, अच्छा, या फिर वो 150 भी हो गई, अच्छा आप ये मानो, फिर थोड़ी देर बाद वो 90 रह गई, तो क्या आप यही करोगे, हटा लिया रख लिया, रख लिया हटा लिया? ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली इन्होंने कह दिया कि आप 3 साल के ना कॉन्जिक्यूटिव ईयर देखेंगे हम। ठीक है, अब आप लैंग्वेज पढ़ो। अ कंपनी विच वॉज ऑब्लिगेटेड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि जो उस क्लास में कैटेगरी में आ गई, शेल नॉट रिक्वायर टू मेक सच अपॉइंटमेंट इफ इट सीजेस टू, फिर वो अपॉइंटमेंट नहीं बनाएगी अगर वो रोक देगी कोई भी कंडीशन फुलफिल होने से रिलेटिंग टू पेड अप या फिर टर्नओवर या फिर वो। और 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 साल लगातार, अगर 3 साल लगातार कोई भी कंडीशन ब्रेक हो जाती है, बिकॉज कई बार ऊपर नीचे जरा सा हो जाता है तो इससे हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 साल से लगातार आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है या गिरती जा रही है तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। It shall again be required to appoint independent directors if it starts meeting any, हाँ, अब अगर 3 साल तो सपोज का टर्नओवर गिरी रही, चौथे साल फिर भी बढ़ गई, तो फिर से आपको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। आगे है क्लैरिफिकेशन। Explanation to Rule 4, Subsection 1 clarifies that the paid-up share capital, the turnover of the outstanding loans, debentures, and the deposits, as the case may be, as existing on the last date of the latest audited financial statements, shall be taken into account। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे हम, पेड अप कैपिटल देखनी, चाहे हमको टर्नओवर देखनी हो, चाहे हमें आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, अभी कुछ भी देखना हो तो हम लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये नहीं कि आज कितनी है कल कितनी थी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे जो कि ऑडिटेड होते हैं। एग्जाम्प्टेड, अब हमने लिस्टेड में तो कर लिया 1/3, अनलिस्टेड में हमने कर लिया कि 2 होने चाहिए, लेकिन अनलिस्टेड में कर दिया कि उनके टर्नओवर और डिबेंचर्स वाला लोन्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने पेड अप शेयर कैपिटल के, हमने ये कंडीशंस की। अब अनलिस्टेड में जहाँ पर ये कंडीशंस हैं वहाँ पर एग्जम्पशन कहाँ कहाँ है? पहली एग्जम्पशन तो जॉइंट वेंचर में है, दूसरी होली ऑन्ड सब्सिडरी, तीसरी डोरमेंट कंपनी में है। डोरमेंट कंपनी इज अ कंपनी बेसिकली जो एक बार कंपनी तो क्रिएट हो गई है, लेकिन नो ट्रांजेक्शन्स या फिर नो प्रोजेक्शन वर्क कुछ भी नहीं वहाँ पर अभी हो रहा है, वो अभी डोरमेंट में है। तो बेसिकली जस्ट लाइक अ डोरमेंट अकाउंट, तो ये एक डोरमेंट कंपनी है इन विच ट्रांजेक्शन्स कुछ भी जहाँ पर हलचल नहीं है अभी। तो ये जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। आ जाइए
ये देखिए लिस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 1/3, और अगर अनलिस्टेड है तो फिर क्या हम देखेंगे प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज वो किस में आती है, एटलीस्ट दो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा। यहाँ पर 50 करोड़ और मोर लिख रखा है, एक्सीडिंग 50 करोड़ था। If due to composition of the audit committee any higher number of independent directors are required, such higher number shall be applicable. अब composition की वजह से अगर ज़्यादा directors आपको रखने पड़ रहे हैं तो फिर वही applicable होंगे। Appointment of the independent directors should not required अगर कंपनी कोई भी कंडीशन को 3 साल तक नहीं फुलफिल होती है उसमें, ठीक है। और जॉइंट वेंचर्स होली ऑन और डॉर्मेंट जो है हमने इनको एग्जम्पशंस दे दी है। हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सकता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता कंपनी, मतलब कंपनी से लेना देना इन द सेंस कि वो कंपनी के किसी ट्रांजेक्शन में किसी चीज़ में वो इंटरेस्टेड नहीं होता। वो एक जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दो जानों के बीच में किसी की आपने वो करवानी हो, किसी का आपने डिसीजन लेना हो तो हम थर्ड बंदे से पूछते हैं ना, जो कि दोनों में से किसी के फेवर की बात ना करे, तो हम कंपनी के हित में डिसीजन दिए जाए ना कि अपने हित में डिसीजन दिए जाए, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना तो इसलिए वो एमडी हो सकता है, ना WHD होल टाइम डायरेक्टर, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर्स, ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद बोर्ड कैसे चूज करता है, बोर्ड की ओपिनियन में वो बंदा इंटीग्रिटी ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पोजेसेस रेलेवेंट एक्सपर्टाइज, जो भी उसका रेलेवेंट है उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इन्होंने दे दिया है कि जो एज पर द नोटिफिकेशन एग्जम्पशन दी है इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की दे दी कि वो सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड्स मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन चार्ज ऑफ द कंपनी एज द केस विद द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जम्पशन दिया इन्होंने इसमें गवर्नमेंट कंपनी के आगे है हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अच्छा, जो भी बंदा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे ना, आपको ध्यान रखना है कि वो बंदा प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ना था ना है होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, किसी भी कंपनी का, और ना ही वो रिलेटेड हो प्रमोटर से। ये नहीं कि वो खुद खुद अगर वो बंदा प्रमोटर नहीं तो उसका भाई, उसका बंधु, उसका फैमिली मेंबर कोई भी रिलेटेड हो, वो तो भी मतलब इंडिपेंडेंट हम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है ना। हु हैज who has or had no pecuniary relationship। pecuniary एक्चुअल में pecuniary का मतलब है that is relating to the monetary terms, तो पैसों से लेन देन, कि उसका कोई पैसों को इसमें रिलेशनशिप ना हो अदर देन द रेमुनरेशन। अब रेमुनरेशन इन्होंने वर्ड क्या क्यों यूज किया है, रेमुनरेशन बेसिकली सैलरी है उनकी जो उनको काम के पैसे मिलेंगे। अब रेमुनरेशन तो वो लेगा ही ना, उसको थोड़ी ना तुम जोड़ सकते हो, तुम कहोगे इसको हमें इसकी इतनी सैलरी दी है, रेमुनरेशन दी है, तो भाई वो तो उसकी बनती है। हम वैसे देख रहे हैं कि उसका कोई वैसे मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। या फिर इन्होंने क्या कह दिया कि जो ट्रांजैक्शन है ना, अगर सपोज कई बार कोई छोटी बहुत ट्रांजैक्शन भी होती है तो हम ऐसे तो नहीं कि थोड़ी बहुत चीज़ों पर ही हम उसको कहने लग जाए नहीं 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 आप तो इंडिपेंडेंट बन नहीं सकते, आपका तो रिलेशन है जी, आपका तो इंटरेस्ट है, आपका तो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, तो हम तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक छूट दे दी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है हमको कि आप 10% जो उसकी टोटल इनकम है ना, अब अगर बंदे की टोटल इनकम जो है 1 लाख रुपया है, 1 लाख का 10% हो गया 10,000। अब 10,000 से अगर अमाउंट इतनी मैटर नहीं करती तो इन्होंने इसका 10% दे दिया कि अगर 10% से ज्यादा नॉट एक्सीडिंग 10% से ज्यादा उनकी कोई ट्रांजेक्शन में हो रही है तो फिर ठीक है, इट्स ओके, फिर वो उसको नहीं बोलेंगे कि भी तेरा पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, ठीक है ना। या फिर उन्होंने कहा है सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब विद द कंपनी। अब अगर कंपनी आपस में कुछ और प्रिस्क्राइब कर ले तो अलग बात है, ठीक है ना। वैसे 10% दी हुई है इन्होंने होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कहीं पर भी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब है, जो ये ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, जिसमें मैं 10% आपको बोल रही हूँ, ये 10% ना तो सिर्फ हम ये देखेंगे जो वो ट्रांजेक्शन हुई है वो करंट फाइनेंशियल में हुई है या फिर पिछले 2 साल।
मतलब हम 3 साल का बेसिकली देख रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर भी देख रहे हैं और पिछले 2 साल भी देख रहे हैं कि इसमें जो भी कोई ट्रांजेक्शन हुई हो वो 10% से ज़्यादा की ना हुई हो उसकी टोटल इनकम से। ठीक है, clarifications issued by the MCA as regards pecuniary interest in certain transactions. MCA voided its Journal Circular number 14 oblique 2014 dated 9th June 2014 has clarified that in case a transaction entered into by an independent director with the company concerned is at par with any member of the general public and at the same price and is payable paid by such member of the public, it would not attract the bar of the pecuniary relationship under section 149 subsection 6 subsection C, and therefore an independent director will not be said to have pecuniary relationship under this section। देखिए वही बात इन्होंने कही है कि अगर जो हम इन्होंने कहा है कि हम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट की बात करें कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन की, जो एमसी है म्यूनिसिपलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर्स जो है उन्होंने अपने इसमें क्लैरिफाई किया है सर्कुलर में कि जो ट्रांजैक्शन एंटर होती है कंपनी के साथ अगर वो पार पे है विद, अगर वो कंसर्न्ड है विद फैमिली, कंसर्न्ड विद द कंपनी है, विद द कंपनी है और वो पार पे हो रही है किसी भी मतलब सेम प्राइस पे जो कि पेड बाय सच अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक, तो भी वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, उसमें कोई भी चीज़ कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है अगर वो बाहर से भी करें तो भी कोई फर्क ना पड़े, तो भी जो आपका जो ये बार है पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये रोक पेक्यूनियरी रिलेशनशिप की उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है ना, उसके बाद this clarification has been issued by the MCA considering the provisions of the section 188 which take away the transaction in the ordinary course of the business at the arm's length price from the purview of the related party transactions। ठीक है ना, वही चीजें हैं आगे हैं further filed above referred journal circular it is also clarified after consultation with SEBI that pecuniary regime does not include receipt of remuneration। of course फिर आ गया यहाँ पर कि जो pecuniary relationship है वो receipt of remuneration नहीं माना जाएगा which or from one or more companies by your fees provided, या फिर reimbursement के expenses होता क्या है कि जो participation of जब board meetings हुई या participation board में किया तो जो कुछ expenses उसने किए जो reimbursement है उसको भी नहीं मानेंगे हम pecuniary relationship में। या फिर कोई profit, कुछ कई बार किसी कंपनीज में पता है क्या होता है कुछ कमीशन होता है अप्रूव किया होता है भी हाँ प्रॉफिट का इतना कमीशन मतलब मिलेगा, मेंबर्स अप्रूव करके रखते हैं तो उसको उतना मिल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो वो भी नहीं बिकॉज वो तो सब उसका रेमुनेशन का पार्ट बन जाता है ना फिर, तो उसको हम पेक्यूनियरी रिलेशनशिप से नहीं जोड़ सकते। एग्जम्पशन इन्होंने दी है इसमें फिर से कि नोटिफिकेशन के अंडर कि दिया है कि ये गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता बशर्ते जो गवर्नमेंट कंपनी है उसने डिफॉल्ट न किया हो फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न में, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। अब इसमें ये है कि जो भी बंदा आप अपॉइंट करना चाहते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उसका जो रिलेटिव्स भी है ना उसके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी कहीं पर भी वो भी। अब ये नहीं ना पहले 10 साल पहले था जी, तो उन्होंने इसका टाइम पीरियड भी दे दिया कि करंट ईयर में या फिर पिछले 2 साल में। ठीक है ना, however the relative may hold security or interest in the company in the face value not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up capital of the company। however इन्होंने कहा है जो relative है ना इनका वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट दे सकता है फेस वैल्यू में जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, तो वो 50 लाख से ज्यादा होंगी मैक्सिमम ये, और दूसरा इन्होंने दे दिया है कि 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसकी होल्डरी सब्सिडरी और एसोसिएट और हायर सम एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर हायर सम प्रिस्क्राइब किया हो तो वो माना जाएगा। अब उसका कोई रिलेटिव है अगर इंडेप्टेड है कंपनी कोई होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ कोर्स एसोसिएट प्रमोटर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट वही 50 लाख से ज्यादा का, ठीक है, तो भी वही वो भी करंट ईयर ऑफ पिछले 2 सालों में तो भी नहीं उसको लेंगे हम। या फिर who has given a guarantee and provided security in connection with the indebtedness of the third party, जिसने भी अपनी गारंटी दे रखी है तो फिर वो इंटरेस्टेड पार्टी बन गई ना अब तो कि उसके रिलेटिव का भी इसमें है तो
और या उसने कोई सिक्योरिटी दे दिया है कि इंडेटनेस के लिए थर्ड पर्सन के, तो होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट में, तो भी उसके जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, होल्डिंग सच कंपनी, और वो भी 50 लाख है इन्होंने अमाउंट दे रखी है यहाँ पर, वो पिछले 2 साल या फिर करंट ईयर में, तो भी वो हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लेंगे। और या फिर है एज एनी पेक्यूनरी, और या फिर उसका जो रिश्तेदार था कोई, उसने कोई पेक्यूनरी पेक्यूनियरी ट्रांजेक्शन या रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ, वो भी उसका जो था 2% और ज़्यादा, वो भी ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है ना, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शंस के साथ मिलकर टोटली, ठीक है ना, तो उसका जो है अगर 2% से ज़्यादा होगा ग्रॉस टर्नओवर, तो फिर उसको भी हम नहीं ले सकते, पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप पे उसका हम इंटरेस्टेड मानेंगे। Who neither himself or nor any of his relatives hold or have the position of the key managerial personnel, KMP। KMP इसको शॉर्ट में बोला जाता है की मैनेजरियल पर्सोनल, जो ये की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, जो मैनेजरियल पर्सोनल में हमारे बंदे काम कर रहे होते हैं, और इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होते हैं, जो होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट के, वही पिछले 3 साल इमीडिएटली ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, तो वो भी नहीं होना चाहिए। However, in case of a relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial years। However, ये कह रहे हैं इन केस जो रिलेटिव है जो कि एम्प्लॉय है, जो रिस्ट्रिक्शन है उसके क्लॉज में अप्लाई नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट को ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और अ पार्टनर, या फिर वो एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर भी नहीं होना चाहिए 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर्स जिसमें कि उसका प्रपोजल हुआ है। अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, और उसमें भी अब देखो जो ऑडिटर्स हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है ऑडिटर्स हैं कंपनी के, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, उससे भी रिलेशन होना चाहिए, उसका भी कोई वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म है जो ट्रांजेक्शन है कंपनी, वही होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट, वो भी 10% उससे ज़्यादा ग्रोस टर्नओवर, वो भी नहीं होना चाहिए। और जिसके पास अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके 2% से उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज 25% और मोर ऑफ द रिसिप्ट्स फ्रॉम द कंपनी, any of the promoters, directors of its holding subsidiary associate company that holds 2% or more of the total voting rights of the company, तो वो भी नहीं हम लेंगे। ये अगर कोई जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके पास 25% और मोर होंगी, और जो कि होल्ड करेगा 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर्स, या फिर जिसकी अगर क्वालिफिकेशंस होंगी, जैसे कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall possess the appropriate skills, who possesses such other qualifications as are prescribed in Rule 5 of the companies do। हाँ, तो जिसके पास कौन सी स्किल्स हो, एप्रोप्रिएट स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, फाइनेंस का, लॉ का, मैनेजमेंट का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, रिसर्च का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, टेक्निकल ऑपरेशंस का, अदर डिसिप्लिन का, जो कि रिलेटेड है कंपनीज के बिजनेस के, वही अब हम उसको बनाएंगे ना। उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसका कोई भी रिलेटिव्स फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉसेस जो हमने फर्स्ट सेकेंड इन्होंने दिए हैं, उससे ऑफ द क्लॉज इज इंडेप्टेड, कोई भी उसका इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, किसी ने गारंटी नहीं देनी चाहिए 50 लाख, ये तो हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी। फिर है डेक्लरेशन। डेक्लरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये है कि जो भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, उसको अपनी डेक्लरेशन ज़रूर देनी होती है कि वो मीट कर रहा है क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब जो कब देगा, वो फर्स्ट मीटिंग में ही दे देता है बोर्ड की, जब वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हर एक फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में वो देता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब पता क्या है, अब आप आज इंडिपेंडेंट हो, ऐसा तो नहीं है आपने आज डिक्लेरेशन दे दी, भाई फर्स्ट मीटिंग हुई है बोर्ड की, मैंने दे दी, काम खत्म, उसके 10 महीने बाद आप इंटरेस्टेड बन गए हो। अब आपको अगर वन टाइम रख दे तो फिर तो भी आप तो इसका मिसयूज कर सकते हो, तो इसलिए आपको हर फर्स्ट मीटिंग पे जो बोर्ड के होते हैं फाइनेंशियल ईयर पे, आपको बताना होता है कि भी नहीं, मैं अपनी डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो तो कंपनी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो कंपनी है
वो इस चीज़ का पता लगाए कि आपका आगे रिलेटिव के कहीं पे क्या जाके कैंडिडेट की गारंटी या कुछ भी कंपनी के साथ अगर कंसर्न है। लेकिन हाँ, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप भली भांति जानते होंगे कि भाई मेरा किसी या मेरे किसी जो रिलेटिव का कंसर्न है या नहीं है। Whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director, अगर उसके कभी भी कुछ चेंज आ जाती है सर्कमस्टांसेस में जो कि उसका स्टेटस को अफेक्ट करती है तो उसको बता देना चाहिए। Code for independent directors. The company and the independent directors shall abide by the provisions specified in Schedule 4th टू द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो उनको प्रोविजन स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल 4 में कंपनीज एक्ट में कि स्पेसिफाई किए गाइडलाइंस उनके प्रोफेशनल कंडक्ट की, रोल की, फंक्शंस, ड्यूटीज, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, सेपरेट मीटिंग्स, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। आगे आ जाता है रेम्यूनरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में इन्होंने दिया है कि जो भी प्रोविजंस में है बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, उसके पास कोई भी इंटाइटल नहीं होता स्टॉक ऑप्शन के लिए। इसका मतलब क्या है स्टॉक ऑप्शन का? आपने सुना होगा कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको एक स्टॉक ऑप्शन दी जाती है। स्टॉक ऑप्शन में क्या देते हैं कि भाई आप ना ऐसे करो, शेयर्स हैं आप सस्ते प्राइजेस पे हम सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, उनको हम मोटिवेट करने के लिए उनको हम सस्ते प्राइजेस पे जो शेयर्स दे देते हैं, सिर्फ ये कंपनी के हम एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम उनका भी कंपनी में इंटरेस्ट लगे, वो भी मतलब कि अपने मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी भला हो जाएगा और वो शेयर होल्डर्स भी बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिट बात हो जाती है। लेकिन हम ये वाली चीज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते, बिकॉज अगर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये चीज़ दे दी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगा ना, फिर तो उसका इंटरेस्ट ही बन जाएगा, ठीक है ना। और जो रेमुनेशन है वो तो हमने कहीं कराई था, फीस भी होती है उसकी, और जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग की जो भी फीस होती है या फिर उसकी जो रेमुनेशन मिलती है महीने की, फिर जो उसकी रेमुनेशन उसकी जो रीइंबर्समेंट है एक्सपेंसेस की, जो उसने पार्टिसिपेशन किया बोर्ड में या फिर कोई अगर कमीशन अप्रूव किया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सिटिंग फीस कोई अगर होती है तो वो भी मिल जाती है। यहाँ क्या लिखा है, सिटिंग फीस रिकॉर्ड टू बी टू एनी शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस। जो आप सिटिंग फीस देते हो ना वो जो बाकी डायरेक्टर को देते हो उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। टेन्योर दिस प्रोविजंस स्टेट इज टर्म। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना उसका जो ऑफिस का होता है वो मैक्सिमम है ना वो 5 साल के लिए कर सकता है लगातार, ठीक है। अब उसकी टर्म इन्होंने 5 साल की इन्होंने फिक्स कर दी है। अब ये नहीं है कि इन्होंने 5 साल की फिक्स कर दी तो आप 4 साल की नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसकी एक टर्म वो बेसिकली एक टर्म बन जाएगी, तो आप उसकी टर्म 5 से कम कम 1 2 3 4 5 कितनी भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब आपने फिर उसको उसके बाद रीअपॉइंट कर लिया तो आपने उसकी सेकंड टर्म बनेगी, जो उसकी सेकंड टर्म होगी वो भी आप ज़रूरी नहीं है अगर फर्स्ट टर्म 3 साल की है तो सेकंड टर्म भी 3 साल की बनेगी, सेकंड टर्म आप 4 साल की भी ले सकते हो। तो अगर आपने फर्स्ट टर्म 3 साल की ली है तो सेकंड टर्म आपने 4 साल की ली है, तो आपने 3 और 4 7 साल की ले लिया, आपने 7 साल तक उस बंदे को रख लिया। उसके बाद आप उस बंदे को कूलिंग पीरियड देना होगा 3 साल का, ऐसे नहीं कि आप उस बंदे को फिर से रख लो, ठीक है। लेकिन अब यही अगर मैं आपको बताऊं कि आपने 5 साल की पहली ही टर्म रख ली, सेकंड भी 5 साल की रख ली, तो भी आप रख सकते हो। तो मैक्सिमम तो 10 ईयर्स है, एक टर्म में 5 हो सकते हैं, दोनों का मैक्सिमम 10 हो गया। ये नहीं कि आप एक में 4 दूसरे में 6, नहीं, ये भी नहीं आप कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक की मैक्सिमम जो है वो 5 है एक टर्म की। Eligibility for reappointment. He shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report. अब जब भी उसकी reappointment होती है तो तब एक special resolution पास करनी पड़ती है कंपनी को और disclosure उसके अपॉइंटमेंट की बोर्ड की रिपोर्ट में देनी पड़ती है। और जब वो सेकेंड टर्म में है और फिर आपको उसको रिमूव करना है तो भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगती है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ द ऑफिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और वो कंसेक्यूटिव टर्म एक मैक्सिमम 5 साल की है, तो मैक्सिमम इसके 10 साल हो गए, कम चाहे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी पर। उसके बाद ये 3 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसके बाद ये इसको कूलिंग पीरियड दिया जाता है 3 साल का। ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द 3 years of ceasing
to be an independent director. However, during the set period of the 3 years he shall not be appointed be in associated with the company. और ये भी हो कि ये नहीं कि 3 साल आपने कूलिंग पीरियड दे दिया तो 3 साल में वो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन्स में कंपनी के साथ कुछ डीलिंग्स में लग गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नहीं, कूलिंग मतलब कूलिंग पीरियड, अब आराम करो। इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ द सबसेक्शन 10 and 11 of the section 149, any tenure of an independent director on the date of the commencement of the Companies Act 2013 shall not be counted as a term under those subsections। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो इनका टेन्योर है मैक्सिमम वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का है और एक कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो 5 साल की हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो टेन्योर है ना, जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज है शैल नॉट बी काउंटेड एज अ टर्म। अब जैसे कि कमेंसमेंट हो गई कंपनीज एक्ट की, ठीक है, 2013 की, अब उसके बाद वाले पीरियड को हम टर्म काउंट करेंगे, पहले वाले को नहीं, ठीक है ना। On the commencement of the Companies Act shall not be counted as a term under those subsections। उससे पहले जितनी हो गई, क्योंकि जब तक कोई चीज लागू ही नहीं हुई आप उसको दूसरे टर्म में नहीं ले सकते ना। जब वो लागू हो गई उसके आगे वाली आपका जितना पीरियड होगा उसको टर्म में लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर लेस देन 5 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वो अप टू 5 ईयर्स है और आप इससे कम भी ले सकते हो, परमिसिबल होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इवन दोनों टर्म्स आप अलग अलग के भी ले सकते हो। नो पर्सन कैन होल्ड ऑफिस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो और जो मैक्सिमम है इसके 10 साल बन जाते हैं और फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड लगता है 3 साल का। लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 तक द फॉलोइंग पर्सन शैल बी लायबल फॉर द फॉलोइंग एक्ट्स। पार्टीज लायबल, लायबल एक्ट्स, पार्टीज लायबल का क्या है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय द कंपनी। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कब लायबल माना जाता है, जब कुछ ओमिशन या फिर कमीशन की बात आती है कंपनी में तब। और उसके बाद है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, जो कि नॉट बिंग प्रमोटर या फिर की मैनेजरियल का पर्सोनल का है, जब उस विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज attributable to broad processes his consent or connivance or where he had not acted diligently। अब जहाँ पर वो अपना काम ही ध्यान से करना बंद कर दे, उसने नेग्लिजेंटली काम किया, ठीक है, ये उसकी कंसेंट से काम हो रहा था, उनको पता था, उनके नॉलेज में था, तो वहां पर वो लायबल माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये तो मैंने आपको जब हमने रोटेशन वाला किया था कि जो 2/3 होते हैं रोटेट, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वहाँ पर वो माइनस हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन में कंसिडर नहीं होते, तो इनके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनी डायरेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है बेसिकली ये वो डायरेक्टर होता है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो निष्पक्ष होकर अपना बात आगे रखता है, अपने फैसले सुनाता है, अपने बोर्ड के आगे अपने प्रस्ताव लेता है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है इज कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्टर, बिकॉज ये वो बंदा होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे कि हम बड़े बड़े लोन लेते हैं वो अपना एक बंदा भेज देते हैं एक नज़र के लिए, निगरानी के लिए, कि भाई हमारे जो काम हो रहा है, हमारे जो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सही ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। कल को ये ना हो कि कंपनी अपने हाथ खड़े कर दे तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दिक्कत आ जाती है, फंड्स उतने बड़े बड़े रेज किए होते हैं उन्होंने। तो इसीलिए जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। आइए देखते हैं बुक की लैंग्वेज। अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिल्कुल सही, हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते। तो नॉमिनी डायरेक्टर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बोर्ड मेंबर्स, बट दिस इंडिपेंडेंस डज नॉट मेक हिम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट भी है अदर बोर्ड मेंबर्स का, लेकिन ये उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना देता। वो तो सिर्फ सेफ गार्ड के लिए होता है इंटरेस्ट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहाँ से वो बिलोंग करता है। जिसकी अपॉइंटमेंट होती है वो इसलिए होती है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है कंपनी को वो उस पर ध्यान दे सके और लोन अमाउंट जो है दोबारा से उनको रीपेड हो सके सेटिस्फैक्टरी। जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है इज मैंडेटरी ओनली इफ द
financial institution so desires because of the financial assistance given by it to the company। जो नॉमिनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है मैंडेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर चाहता है, बिकॉज जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है वो कंपनी को उनके द्वारा दी गई होती है। अगर गवर्नमेंट कोई रिक्वायर करे सच अपॉइंटमेंट तो वो भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड इट्स इंटरेस्ट। आगे है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज मैंडेटली। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, उसको प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज जो है मैंडेटली ये अपॉइंट करती हैं। वो अपॉइंटेड होता है कॉन्फिडेंस प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टिंग बॉडीज का, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। और फिर जो ये अपॉइंटमेंट कंपलसरी भी है बिकॉज वेल मैनेज करने के लिए, कॉन्फिडेंस देख के उनका हड़बड़ाए नहीं, वो गड़बड़ ना हो, कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से रहे, जो अपॉइंटमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सही दिशा में लेकर जाए कंपनी को। और एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रेगुलेशंस है फॉल बैक अपॉन देम। सो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मेंटेन करे अपनी इंडिपेंडेंस, जहाँ पर उसके सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे, जिसकी जहाँ पर भी उसकी इंडिपेंडेंस लॉस होगी, वो तभी साथ के साथ कंपनी को बताएगा, बोर्ड को बताएगा कि यहाँ पर मेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। तो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन अ फाइनेंशियल। जो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर होते हैं उनको एटलीस्ट वन मीटिंग तो फाइनेंशियल ईयर में होती है विदाउट द अटेंडेंस ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। एग्जाम्पशन दे दी है आगे इन्होंने, और जो एग्जाम्पशन है इन्होंने सेक्शन 8 की कंपनी को दी है यहाँ पर, और वही कि इसकी फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा चीज़ें इस पे ध्यान देने वाली ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज़। आप इसी तरह प्यार बना के रखिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।